हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग ब्रेन्स। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 2, जो कि होल यूनिट नंबर 2 हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को हेल्प हो सके और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके। तो चलिए, ये वन शॉट वीडियो जो कि यूनिट 2 पे होने वाला है, तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स सिलेबस के साथ। ये सिलेबस जो कि 2024 पैटर्न के हिसाब से है। तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन, टाइप, वर्किंग, देन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, देन जो बीजेटी है मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, वो कॉमन एमिटर मोड में कैसे काम करता है और एज ए स्विच एंड कॉमन एमिटर एम्पलीफायर एज ए कैसे काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे एनहांसमेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, जिसे हम इमॉस्फेट भी कहते हैं। उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉसफेट एज ए स्विच एंड एम्पलीफायर कैसे वर्क करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी इधर मैं नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो आपको क्या करना है, जो भी इधर मैं बोल रहा हूँ वही हमने नोट्स में प्रोवाइड किया है। तो इस वीडियो में जो भी एक एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे, तो फटक से जाके आपको डिस्क्रिप्शन में से हमारे जो फ्री नोट्स है वो डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको वही कॉन्सेप्ट नोट्स में जाके देखना है। उससे क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, और पूरे सेमिस्टर में आपको कॉन्सेप्ट अगेन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहले हम देखेंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि एक ऐसा डिवाइस है जो करंट का फ्लो कंट्रोल करता है। मतलब सोचो, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट डिजाइन किया है और उस सर्किट में हमें करंट को कंट्रोल करना है। तो इन सच केसेस वी विल यूज द ट्रांजिस्टर विच इज यूज फॉर एम्पलीफाइंग और स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। ट्रांजिस्टर क्यों कहा जाता है, तो देखो, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर मतलब ट्रांजिस्टर। रजिस्टर का ट्रांसफर करना है, यानी क्या करना है, देखो, अगर लो रजिस्टर होगा तो करंट हाई होगा, अगर हाई रजिस्टर होगा तो करंट लो होगा। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हम रजिस्टर के बेसिस पे हम यहाँ पे करंट कंट्रोल कर रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइपोलर डिवाइस, जो कि ट्रांजिस्टर एक टर्म है जो बाइपोलर डिवाइस है। यानी कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होने जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होने जा रहा है, इसलिए ट्रांजिस्टर को बाइपोलर डिवाइस कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिस्टर के टाइप्स। तो देखो, ट्रांजिस्टर के मेनली 2 टाइप्स है। एक है बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एंड अनदर है एफईटी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम देखेंगे एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर। उसके बाद इंपॉर्टेंट होने वाला है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसमें एक होता है जेफेट, जो कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, और एक है मॉसफेट, जो कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। तो देखो, ये जो यूनिट है यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 में आपको जो इंपॉर्टेंट ट्रांजिस्टर और इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखना है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बीजेटी। उसके हम 2 टाइप देखेंगे, एक देखेंगे एनपीएन टाइप एंड पीएनपी टाइप। एंड उसके बाद ये जो मॉसफेट का 2 टाइप है, डिप्लेशन टाइप एंड एनहांसमेंट टाइप। उसमें से जो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है, उसके 2 टाइप है, पी चैनल और एन चैनल। ये हमारे सिलेबस में है। अनदर जो रिमेनिंग ट्रांजिस्टर है वो भी हम आगे वाले यूनिट्स में देखने जा रहे हैं, लेकिन इस यूनिट में सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर इंपॉर्टेंट है, एक है बीजेटी उसके 2 टाइप, और अनदर है मॉसफेट का एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट उसके 2 टाइप। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे हम पहले बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से। तो उसके पहले इस वीडियो में मैं ये भी बताना आपको चाहता हूँ कि सिर्फ इस वीडियो में हम सिखाएंगे नहीं, क्योंकि बार बार क्या होता है, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लेकिन जब भी वो आंसर लिखने एग्जाम में जाते हैं तो पूरा ब्लैंक हो जाते हैं। तो इस चैनल में हम क्या करते हैं, जब भी मैं कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो उसका आंसर भी कैसा लिखना है, उसका आंसर कितने पॉइंट्स में लिखना है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो कि आपको एग्जाम में लिखने के लिए काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर।
तो देखो, हमने देखा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो करंट कंट्रोल करता है। उसका एक टाइप देखा हमने, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसे बाइपोलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे जो करंट फ्लो होने वाला है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, यानी कि दो बहुत चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होने वाला है, इसलिए उसे बाइपोलर कहा जाता है। उसमें का पहला टाइप है एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखो, इसके नाम ही है एनपीएन, मतलब एन मटेरियल, पी मटेरियल एंड एन मटेरियल। ये जो दो मटेरियल है, मतलब एन मटेरियल, पी मटेरियल और एन मटेरियल, ये हमने ज्वाइन कर दिए तो उससे बन गया एनपीएन। उसके बाद देखो, पहले हमें डायग्राम निकालनी है। तो डायग्राम निकालने से पहले हमें इसका कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए और वर्किंग पता होना चाहिए। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है। तो देखो, जब भी देखो जब भी हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में तीन रीजन्स होने वाला है। तो हमने यहाँ पे तीन रीजन्स ज्वाइन कर दिए। एक है एन टाइप मटेरियल, अनदर है पी टाइप मटेरियल एंड अनदर वन है एन टाइप मटेरियल। सो एन पी एन, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अगर आपको लिखना है तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है? देखो, कंस्ट्रक्शन में आपको पहला पॉइंट लिखना है कि सैंडविचिंग। सैंडविच, देखो सैंडविच मतलब क्या? तो देखो, यहाँ पे पी टाइप मटेरियल है, ये दो एन टाइप मटेरियल के बीच में सैंडविच हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी टाइप मटेरियल इज सैंडविच इन बिटवीन टू एन टाइप मटेरियल। उसके बाद देखो, जब भी पी टाइप और एन टाइप मटेरियल ज्वाइन होता है तो वहां पे एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे तीन रीजन बन गए। जो पहला रीजन है उसे हम बोलेंगे एमिटर, जो दूसरा रीजन है उसे हम बोलेंगे बेस, और जो तीसरा रीजन है उसे हम बोलेंगे कलेक्टर। तो देखो, इन सब का काम क्या होता है? तो जो एमिटर है वो जो चार्ज कैरियर्स है वो एमिट्स करने का काम करता है, और जो बेस है, एमिटर एमिट्स करने का काम करता है, और कलेक्टर जो है जो कलेक्ट चार्ज कैरियर्स करने का काम करता है। लेकिन जो बेस है वो जो इलेक्ट्रॉनिक और जो चार्जेस है वो चार्जेस का फ्लो कंट्रोल करने का काम जो कर रहा है वो बेस कर रहा है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि तीन रीजन है यहाँ पे, थ्री रीजन्स। तो कौन से थ्री रीजन्स है और उसके काम हमें सेकंड पॉइंट में लिखने हैं। कौन से थ्री रीजन्स है? एमिटर है, बेस है, कलेक्टर है। मैंने उसका काम भी आपको बता दिया। देखिए, थर्ड पॉइंट मैंने बताया आपको जंक्शन। जब भी अलग अलग टाइप के मटेरियल ज्वाइन होते हैं तो वहां पे एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे एन टाइप और मटेरियल टाइप, पी टाइप मटेरियल के बीच में एक जंक्शन क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे पी और एन टाइप मटेरियल के बीच में एक जंक्शन क्रिएट हो गया है। तो देखो, यहाँ पे ये जो जंक्शन क्रिएट हो गया है वो जंक्शन एमिटर और बेस के बीच में हुआ है, इसे हम बोलेंगे एमिटर बेस जंक्शन। और यहाँ पे जो जंक्शन क्रिएट हो गया है वो जंक्शन बेस और कलेक्टर के बीच में क्रिएट हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे कलेक्टर बेस जंक्शन। तो थर्ड पॉइंट हमें लिखना है कि हमें यहाँ पे दो जंक्शन क्रिएट हो गए। पहला है एमिटर बेस जंक्शन और अनदर है कलेक्टर बेस जंक्शन। ये हो गया। उसके बाद गाइज, हमें ये फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में काम करने के लिए यहाँ पे हमें बैटरीज कनेक्ट करने हैं। तो देखो, यहाँ पे टोटल थ्री टर्मिनल है। एक है एमिटर टर्मिनल, अनदर है बेस टर्मिनल और अनदर है कलेक्टर टर्मिनल। सो हम क्या करेंगे, एमिटर और बेस के बीच में एक बैटरी लगाएंगे और बेस और कलेक्टर के बीच में एक बैटरी लगाएंगे। टोटल हम यहाँ पे कितनी बैटरीज यूज करने वाले हैं? टू बैटरीज यूज करने वाले हैं। देखो, यहाँ पे हम बैटरी लगाएंगे, लेकिन कौन सी बैटरी फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे और कौन सी बैटरी रिवर्स बायस में लगाएंगे। अगर ये चीज आपको पता लग गई तो आप कैसे भी कौन सी भी डायग्राम निकाल सकते हैं और इसका वर्किंग एकदम इजीली लिख सकते हैं। देखो, हमें क्या करना है, जो भी एमिटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में काम करना चाहिए, और जो भी बेस और कलेक्टर रीजन है वो हमें रिवर्स बायस में काम करना है। यानी कि ए जो रीजन है वो फॉरवर्ड बायस में काम करना चाहिए और ए जो रीजन है वो रिवर्स बायस में काम करना चाहिए। अब आप बोलेगी ऐसा क्यों? देखो, आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कि जो ट्रांजिस्टर है वो कौन से रीजन में काम करता है। लेकिन अब जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग देख रही है तो हम इसमें एक्टिव रीजन में ये ट्रांजिस्टर कैसा काम कर रहा है ये देखेंगे। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग और पीएनपी ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिखना है, तो इन सच केसेस आपको एक्टिव रीजन में कैसे काम कर रहा है यही लिखना है। देखो, यहाँ पे अगर मुझे फॉरवर्ड बायस करना है, हमें पता है अगर फॉरवर्ड बायस करना है मतलब पी को पॉजिटिव देना है, एन को निगेटिव देना है, बराबर है। पी को पॉजिटिव, एन को निगेटिव। अगर हमें रिवर्स बायस करना है तो हमें पी को निगेटिव देना है
और n को पॉजिटिव देना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, फॉरवर्ड बायस करना है, यानी कि n को क्या देना है, निगेटिव, n को मैंने निगेटिव दे दिया, p को क्या देना है, पॉजिटिव, ए हो गया फॉरवर्ड बायस, बराबर है। यहाँ पे रिवर्स बायस करना है, यानी कि n को देना है हमें पॉजिटिव और p को देना है हमें निगेटिव। देखो ये हो गया मेरा रिवर्स बायस। तो इससे हो क्या रहा है, ये मैंने बताया आपको कि ये सब डायग्राम, सर्किट डायग्राम कैसे निकलने हैं, उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है। अब हम बात करेंगे वर्किंग के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स, वर्किंग में हम देखेंगे कि एन टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। तो देखो एन टाइप मटेरियल्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप मटेरियल्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, और अगेन एन टाइप मटेरियल्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे ए निगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, पॉजिटिव है। देखो अगर हमने ए फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है और ए रिवर्स बायस में काम कर रहा है, तो हो क्या रहा है, अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिटर क्या करेगा, इमिट्स करेगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है और निगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, रिपल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स रिपल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पुश करेगा। देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे एमिटर जंक्शन से बेस में। अगर इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से बेस में आ जाएंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन्स में से ओनली 5% इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 100% इलेक्ट्रॉन्स है, ओनली 5% इलेक्ट्रॉन्स इस होल के साथ कंबाइन हो जाएंगे और रिमेनिंग, मतलब यहाँ पे 100% है देखो, और उसमें से सिर्फ 5% यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे, तो रिमेनिंग जो 95% इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स कौन कलेक्ट करेगा, कलेक्टर करेगा। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखनी है। तो करंट की डायरेक्शन में यहाँ पे रिपल हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, और होल्स जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसके सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो यानी कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिपल हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अगर ऐसी है तो हमारी करंट का डायरेक्शन ऐसे होगी, इसे हम बोलेंगे आई ई करंट। यहाँ पे देखो यहाँ पे होल्स है पॉजिटिव और होल्स, यहाँ पे होल्स रिपल हो रहे, यानी कि होल्स रिपल हो रहे मतलब ऊपर जा रहे, तो होल्स की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन हमारी होगी सेम। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अगर ऐसी होगी तो हमारी करंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी, तो ये होगा आईसी। तो देखो अगर किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से हमने देखा तो देखो आई की डायरेक्शन ऐसी है, ये होगा हमारा आई, देन अगेन आई बी की डायरेक्शन ऐसी है, आई बी, और यहाँ पे कलेक्टर की डायरेक्शन ऐसी है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई बी और आईसी मिलकर जो भी करंट जनरेट हो रहा है उसे हम आई बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम बोल सकते हैं आई बी प्लस आईसी मिलकर जो भी करंट जनरेट हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, आई। तो ये हमारा एक इक्वेशन क्रिएट हो गया है, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आईसी। तो एकदम सिंपल वर्किंग भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, और यहाँ पे आपको कैसा आंसर लिखना है ये भी हमने नोट्स प्रोवाइड किए। तो चलिए एकदम सिंपल हमने देखा एन पेन ट्रांजिस्टर कैसा होगा, इसका कंस्ट्रक्शन जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही हमने सेम लैंग्वेज में नोट्स में प्रोवाइड किया है। चलिए वर्किंग में हमने अभी देखा। अगेन स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखो एनपीएन में जो पी टाइप मटेरियल है वो सैंडविच किया था बिटवीन एन, बराबर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो एन टाइप मटेरियल है, क्योंकि एन टाइप मटेरियल हमें सैंडविच करना है बिटवीन पी, मतलब देखो यहाँ पे 3 टाइप के मटेरियल है, देखो एपी, एन, एपी। अगेन मैं यहाँ पे बताऊंगा कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है। तो देखो कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट होगा हमारा सैंडविच, कौन किसके बीच में सैंडविच हो रहा है, तो एन टाइप मटेरियल सैंडविच बिटवीन 2 पी टाइप मटेरियल, तो यहाँ पे होगा सैंडविच कौन हो रहा है बाबा। देखो इसके बाद हम देखेंगे कि 3 रीजन क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, एक होगा एमिटर, देखो इसे हम बोलते हैं एमिटर, चेंज नहीं हो रहा है कुछ, यहाँ पे ए होगा बेस और ये होगा कलेक्टर, देखो कलेक्टर। तो यहाँ पे हमें 3 रीजन बताना है, कौन से 3 रीजन यहाँ पे हो रहे, तो यहाँ पे हम 3 रीजन के बारे में बताएंगे, कौन से 3 रीजन है। देखो पहला रीजन है एमिटर, एमिटर काम क्या करता है, एमिट्स करता है चार्ज कैरियर्स, कलेक्टर कलेक्ट करता है चार्ज कैरियर्स, और जो बेस है वो बेस उस चार्ज कैरियर्स का जो फ्लो है वो कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, बेस कर रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट हो जाएगा, जो ए जंक्शन है उसे हम बोलेंगे
एमिटर बेस जंक्शन, और ए जो जंक्शन है उसे हम बोलेंगे कलेक्टर बेस जंक्शन, क्योंकि एक कलेक्टर और बेस के बीच में जंक्शन क्रिएट हो गया है, बराबर है। तो यहाँ पे हम जंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। आफ्टर जंक्शन ए फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस में काम करना चाहिए, इसलिए मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे हमें दो बैटरीज कनेक्ट करनी है। जो हम पहले बैटरी कनेक्ट करेंगे तो एमिटर और बेस के बीच में हमने कौन सा करना है, फॉरवर्ड बायस करना है, और कलेक्टर और बेस के बीच में हमें क्या करना है, रिवर्स बायस करना है। तो देखो रिवर्स बायस यानी कि कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना है कि हमें दो बैटरीज यूज करना है। देखो दो बैटरीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो दो बैटरीज यूज करने कैसे करना है, बैटरी देखो कनेक्ट हमें एक फॉरवर्ड बायस में काम करना चाहिए। तो फॉरवर्ड बायस यानी कि पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव, पी मटेरियल है यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव, एन मटेरियल यानी कि यहाँ पे निगेटिव। देखो पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव होगा फॉरवर्ड बायस। ए रिवर्स बायस करने के लिए पी को निगेटिव एन को पॉजिटिव, देखो एन को पॉजिटिव, ये हो गया हमारा रिवर्स बायस। एकदम सिंपल कंस्ट्रक्शन है। अब इसका हम वर्किंग देखेंगे। देखो वर्किंग देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे होल्स, बराबर है, यहाँ पे होल्स आ जाएंगे। एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और अगेन पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे होल्स। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो हमें पता है कि पी ये जो होल्स है वो पॉजिटिव बैटरी की वजह से यहाँ पे रिपल होना चालू हो जाएंगे। तो ये जो एमिटर है वो एमिट्स करना शुरू हो जाएगा होल्स को, तो होल्स यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो 100% होल्स है उनमें से सिर्फ 5% होल्स, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ओनली सिर्फ 5% होल अगर इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे तो रिमेनिंग जो 95% होल्स है वो होल्स कलेक्टर कलेक्ट कर देगा। देखो यहाँ पे जो होल्स की डायरेक्शन हो गई, तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ये भी अगेन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन और होल्स की डायरेक्शन पे डिपेंड है। देखो यहाँ पे होल्स रिपल हो रहे हैं, हमें पता है होल्स रिपल हो रहे हैं यानी होल्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन और होल्स की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे आ गया आई और डायरेक्शन आ गई ऐसी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे निगेटिव है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और ए निगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिपल हो रहे यानी कि ऊपर जा रहे। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट, मतलब यहाँ पे बेस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। और यहाँ पे देखो ए निगेटिव है और होल्स है, तो निगेटिव बैटरी क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी होल्स को, इसकी वजह से होल्स की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, तो फिर करंट की डायरेक्शन भी एज सेम होल्स की डायरेक्शन हो जाएंगी। तो यहाँ पे हो गया कलेक्टर। देखो हमें यहाँ पे जो पिछला वाला इक्वेशन हमने देखा था, यहाँ पे भी हमें वो इक्वेशन वेरीफाई करना है। तो देखो आई ई की डायरेक्शन ऐसी है जो कि राइट हैंड साइड में है। देखो जो बेस की डायरेक्शन है वो नीचे आई बी, जो बेस करंट, एंड यहाँ पे आईसी की डायरेक्शन जो है तो ऐसी डायरेक्शन है आईसी की। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आई ई जो करंट है वो दो करंट जनरेट कर रहा है, एक करंट जनरेट कर रहा है आई बी प्लस दूसरा करंट जनरेट कर रहा है आईसी। तो ये हो गया एकदम सिंपल इक्वेशन जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए और पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए दोनों के लिए एकदम बराबर है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन वर्किंग हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। स्टूडेंट एकदम मजेदार ये वीडियो होने वाला है। चलो अगेन नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है ऑपरेटिंग मोड्स। जैसे मैंने बात की थी कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में काम क्यों कर रहा है, हमें फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में ही बैटरी क्यों लगाई है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कौन से रीजन में काम करता है और कौन से रीजन में काम करने से उसमें फर्क क्या आता है। देखो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो टोटल 3 रीजन में काम कर सकता है। एक है एक्टिव रीजन, अगर हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम कर गया तो एम्पलीफायर के जैसे काम करेगा। अगर हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में काम करेगा तो उसे एज ए क्लोज स्विच काम करेगा, और अगर हमारा ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ रीजन काम कर गया तो यहाँ पे ओपन स्विच काम करेगा। लेकिन ये ट्रांजिस्टर काम करेगा कैसे अलग अलग रीजन में, तो देखो ये जो ट्रांजिस्टर का रीजन है वो कनेक्शन पे डिपेंड है। जैसे मैंने बताया कि ये जो दो बैटरीज है वो दो बैटरीज हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन में काम करेगा। तो देखो हम देखेंगे पहले एक्टिव रीजन देखेंगे हम। देखो यहाँ पे एक्टिव रीजन है, देन यहाँ पे नेक्स्ट है सैचुरेशन रीजन, एंड अगेन यहाँ पे है कट ऑफ रीजन। तो देखो यहाँ पे जो बैटरी कनेक्ट कर रही है, तो पहले बैटरी हम कनेक्ट कर रहे हैं बिटवीन एमिटर बेस जंक्शन, एंड जो दूसरी बैटरी वो हम कनेक्ट कर रहे हैं कलेक्टर बेस जंक्शन।
तो देखो, अगर हमने एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन के बीच में बैटरी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दी, जैसे हम अभी कर रहे थे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, तो अगर हमने ऐसा कनेक्ट बैटरी कर दी तो हमारा जो ट्रांजिस्टर वो एक्टिव रीजन में काम करेगा। अगर हमने दोनों भी फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर दे, यानी कि ऐसा फॉरवर्ड बायस, ए बी फॉरवर्ड बायस और ए बी फॉरवर्ड बायस, अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसा करने मैंने आपको बताया, बराबर है। तो अगर दोनों भी फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस हो गया तो उसे हम बोलेंगे कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है, यानी कि क्लोज स्विच काम कर रहा है। और अगर ये दोनों भी रिवर्स बायस में काम कर रहे हैं, दोनों भी अगर रिवर्स बायस में काम कर रहे हैं, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में काम करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हम एक्टिव रीजन में कैसे काम कर रहा है, उसका डायग्राम क्या होगा, सैचुरेशन रीजन में कैसा काम कर रहा है उसकी डायग्राम क्या होगा, और कट ऑफ रीजन में कैसे काम कर रहा है उसकी डायग्राम क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी एक्टिव रीजन। तो देखो एक्टिव रीजन में क्या होना चाहिए, एक्टिव रीजन में जो हमारा एमिटर बेस जंक्शन है एंड जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में काम करना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में काम करना चाहिए। यहाँ पे हम दोनों के लिए देखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में कैसा कनेक्शन है और पीएनपी ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन में कैसा कनेक्शन है। तो चलो देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या करना है, जो जंक्शन है कौन से एमिटर और बेस का जंक्शन फॉरवर्ड बायस में काम करना चाहिए और ए रीजन रिवर्स बायस में, ए फॉरवर्ड बायस में और ए रिवर्स बायस में। तो देखो फॉरवर्ड बायस यानी कि एन को निगेटिव पी को पॉजिटिव, बराबर है। रिवर्स बायस यानी कि एन को पॉजिटिव पी को निगेटिव, बराबर है। सिर्फ इतना ही देखना है हमें। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ए फॉरवर्ड बायस में यानी कि पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, पी को निगेटिव एन को पॉजिटिव, एकदम सिंपल है। तो ये जो दोनों ट्रांजिस्टर है हमारे पीएनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये दोनों ट्रांजिस्टर हमारे एक्टिव रीजन में काम करेंगे। अगर हम यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफायर एज एम्पलीफायर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में हमें क्या करना है, तो एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों भी फॉरवर्ड बायस। देखो यहाँ पे हम डायग्राम निकालेंगे। दोनों भी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। देखो दोनों को फॉरवर्ड बायस में काम करने के लिए होगा फॉरवर्ड बायस, ये होगा फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे पीएनपी में भी ए होगा फॉरवर्ड बायस, ए भी हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। देखो फॉरवर्ड बायस में काम करना है यानी कि क्या करना है आपको पता है, फॉरवर्ड बायस में काम करना है यानी कि पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव, पी ए पॉजिटिव एन निगेटिव, सिंपल है। एन को निगेटिव पी को पॉजिटिव, एकदम सिंपल है। पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव, यहाँ पर भी दोनों भी फॉरवर्ड बायस में काम कर रहे हैं, यानी कि पी को देगा पॉजिटिव एन को निगेटिव, पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव, यहाँ पर भी पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव, ये हो गया। तो यहाँ पे अगर ऐसे बैटरी हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे जो भी ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, वो दोनों भी सैचुरेशन रीजन में काम करने के स्टार्ट हो जाएंगे। और इन सैचुरेशन रीजन हमें पता है कि हमारा ट्रांजिस्टर है जो क्लोज स्विच काम करता है, यानी कि उससे करंट फ्लो जाता है। कट ऑफ रीजन में क्या होगा, कट ऑफ होगा। कट ऑफ होगा मतलब दोनों भी क्या करेगा, रिवर्स बायस में काम करेगा। हमें पता है कि अगर रिवर्स बायस में काम करेगा तो क्या हो रहा है, अगर रिवर्स बायस में काम करता है मतलब करंट फ्लो नहीं होता है। देखो ये होगा हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, एन पी एन, यहाँ पे ए होगा एमिटर, ये होगा बेस, ये होगा कलेक्टर। देखो यहाँ पे अभी हमें दो बैटरीज कनेक्ट करनी है, दो बैटरीज हमें यहाँ पर भी दोनों का करना है, ए भी रिवर्स बायस में होगा, ए भी रिवर्स बायस में होगा। देखो यहाँ पर हमें अगेन पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए भी लिखना है, तो यहाँ पे होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये होगा पी, ये होगा एन, ये होगा पी। देखो ये होगा एमिटर बेस एंड कलेक्टर। देखो यहाँ पर भी दो बैटरीज कनेक्ट करना है, ये दोनों भी क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस में होना चाहिए। तो देखो रिवर्स बायस यानी कि क्या, पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव नहीं, पी को क्या लेना है निगेटिव, तो पी को निगेटिव एन को पॉजिटिव, उल्टा करना है एकदम। देखो ना, एन को क्या होगा पॉजिटिव, पी को निगेटिव, सिंपल है एकदम। यहाँ पर भी रिवर्स बायस करना है कि पी को निगेटिव एन को पॉजिटिव, ये भी हो गया कनेक्शन, एकदम सिंपल। बैटरी कनेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पर देखो पी को निगेटिव एन को पॉजिटिव, एकदम सिंपल है। अगर ऐसे बैटरी हम कनेक्ट करेंगे यानी कि दोनों भी अगर रिवर्स बायस में काम करना चालू हो जाएगा तो इसकी वजह से हमारा जो
ट्रांजिस्टर है, जो भी एनपीएन पीएनपी है, वो ट्रांजिस्टर हमारा एज ओपन स्विच काम करना चालू कर देगा। देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें देखना है कि ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें पता है कि हमने देखा कि हमारा ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर काम कर सकता है, लेकिन अगर हमें एज एम्पलीफायर काम करना है तो हमें इनपुट वोल्टेज देना है और आउटपुट वोल्टेज में उस वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है। तो इनपुट वोल्टेज में हमें कितना टर्मिनल चाहिए? 2 टर्मिनल चाहिए। आउटपुट वोल्टेज में कितना टर्मिनल चाहिए? 2 टर्मिनल चाहिए। तो इसकी वजह से हमें टोटल 4 टर्मिनल चाहिए, लेकिन हमारे जो ट्रांजिस्टर है उस ट्रांजिस्टर को टोटल 3 टर्मिनल से, तो इसकी वजह से जो एक टर्मिनल है हमें कॉमन करना पड़ेगा इन इनपुट आल्सो और आउटपुट आल्सो। तो ड्यू टू दैट कॉमन करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से हम कौन सा टर्मिनल कॉमन कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिपेंड कर रहा है कि ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। अगर हम बेस कॉमन कर रहे हैं तो हो जाएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम एमिटर कॉमन कर रहे हैं तो हो जाएगा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और अगर हम कलेक्टर कॉमन कर रहे हैं तो वो हो जाएगा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो हम पहले देखेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। देखो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ पे हमें जो बेस है वो कॉमन करना है। देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी डायग्राम निकालूंगा। हाँ देखो, समझो ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। यहाँ पे कॉमन क्या करना है? बेस कॉमन करना है। तो बेस यहाँ पे दोनों के लिए कॉमन हो गया। यहाँ पे देखो ये एमिटर हो गया, ये हो गया कलेक्टर। एकदम सिंपल है ना। बेस कॉमन हो गया, यहाँ की एमिटर हो गया, और यहाँ पे हो गया कलेक्टर। देखो यहाँ पर भी ये सिंबल की तरफ लिखा है। देखो सिंबल कैसे निकालने का है, तो अगर हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल निकालना है तो कैसे निकालने का, देखो मैं बता दो आपको। ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है, तो देखो ये होगा हमारा एमिटर, ये होगा हमारा बेस, और ये हमारा कलेक्टर। तो एमिटर बेस कलेक्टर मतलब ये होगा एन, ये होगा पी, और ये होगा एन। तो एन पी एन में हमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ऑलवेज हमें एमिटर टर्मिनल को देनी पड़ती है, और एमिटर टर्मिनल को भी हमें डायरेक्शन कैसी देनी है? तो देखो डायरेक्शन देने के लिए हमें डायरेक्शन देते हैं कि पी से एन में करंट फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे पी कौन है? ए पी है, और एन कौन है? यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, पी को एन से। देखो तो यहाँ पर भी क्या होगा? ए एन है, ए पी है, ए एन है। तो ये होगा हमारा एमिटर, ये होगा हमारा बेस, और ये होगा हमारा कलेक्टर। एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे देखो अगर हमने ए सब कनेक्ट कर दिया है, हमें पता है कि ये कैसे काम करना चाहिए। ए अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो अगेन ये हमें फॉरवर्ड बायस में काम करना है, और ये हमें रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। अगर हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया है तो पी को पॉजिटिव, एन को निगेटिव, और यहाँ पे एन को पॉजिटिव, पी को निगेटिव। यहाँ पे सेम हो रहा है। देखो अगर हमने बेस कॉमन कर दिया तो जो इनपुट करंट है वो होगा हमारा आई, ये होगा हमारा इनपुट करंट, और आउटपुट करंट हमारा होगा आईसी। इनपुट करंट आई, आउटपुट करंट आईसी। एकदम सिंपल फंडा है। अगर आपको डायरेक्शन निकालने में, करंट के डायरेक्शन निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, देखो क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव से निगेटिव के डायरेक्शन लेके जाने आपको। यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव से निगेटिव में हमें डायरेक्शन लेके जाने, ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं। यहाँ पे आप अब बोलोगे अभी ये डायरेक्शन यहाँ से ऐसा होना चाहिए, तो देखो ऑलवेज जो डायरेक्शन है वो एमीटर के हिसाब से लेना चाहिए, जो पहला वाला है। तो पहला कैसा वर्क कर रहा है? ऐसा वर्क कर रहा है, तो बेस की डायरेक्शन पहले वाले पे डिपेंड रहेगी। बराबर है। तो चलिए ये होगा हमारा डायग्राम फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ी फार हम पैरामीटर से यहाँ पे देखेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के। हमें अभी देखा कि डीसी करंट गेन। करंट गेन मीन्स हम इनपुट करंट कितना दे रहे हैं और हमें आउटपुट करंट कितना मिल रहा है, तो उस पर डिफरेंस है और रेशियो है, उसे हम बोलेंगे करंट गेन। तो करंट गेन क्या होता है? देखो यहाँ पे करंट गेन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। करंट गेन मीन्स आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। हमने अभी देखा कि हमारा जो आउटपुट करंट था वो आईसी था और इनपुट करंट था वो आईई था। तो आईसी अपॉन आईई होगा हमारा करंट गेन। बट यहाँ पे आईई इज ग्रेटर देन आईसी। देखो कभी भी देखने का कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें होता क्या है, जो रीजन है, तो कलेक्टर बड़ा होता है एमिटर से और एमिटर बड़ा होता है बेस से। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? एरिया के बारे में। अगर आप डोपिंग के बारे में बात करेंगे तो डोपिंग में एमिटर का डोपिंग ज्यादा होता है कलेक्टर से, और देन कलेक्टर का ज्यादा होता है बेस से। ये हम बात कर रहे हैं डोपिंग के बारे में। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एमिटर में ज्यादा डोपिंग है। अगर ज्यादा डोपिंग है मतलब इंप्योरिटी ज्यादा ऐड होगी, ज्यादा ऐड हो गई यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा है, इसकी वजह से जो आईई करंट है वो ज्यादा होगा। बराबर है ना। डोपिंग ज्यादा यानी कि इंप्योरिटी ज्यादा, तो करंट ज्यादा होगा आईसी से। मतलब आईई अगर ज्यादा है आईसी से यानी कि डिनोमिनेटर ज्यादा है, और हमें पता है अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा मतलब जो हमारा गेन आएगा वो 1 से लेस आएगा, 1 से कम आएगा। इतना एकदम सिंपल फंडा है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर में क्या कॉमन कर दिया है, कॉमन है ना, एमिटर कॉमन कर दिया है। देखो एमिटर कैसे कॉमन करने देखते हैं हम। देखो तो जो ये हमारा एमिटर है, ये बेस है, एक कलेक्टर है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो अगर हमने एमिटर कॉमन कर दिया तो इनपुट होगा हमारा बेस और एमिटर के बीच में, और हमारा आउटपुट होगा कलेक्टर और एमिटर के बीच में। तो देखो यहाँ पे अगेन एक कैसा काम कर रहा है, एन पी एन। देखो यहाँ पे डायरेक्शन भी कैसे दिखे, एन पी एन पी एन, मतलब करंट अगेन एमिटर के साइड में फ्लो करना दिखाया है, और यहाँ पे करंट देखो पी से एन में फ्लो हो रहा है, यानी कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया है। तो यहाँ पे अगेन जो हमारा ए जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, ए जो होगा वो रिवर्स बायस में काम करेगा। ये तीन ही कॉन्फ़िगरेशन में हमारा पहला वाला जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, और नेक्स्ट वाला है वो रिवर्स बायस में काम करेगा। और हमें करंट कैसे देना है वो भी पता है। अगर हमें करंट कनेक्ट करना है, देखो फॉरवर्ड बायस में काम करने की वजह से ये जो पी वाला है वो पॉजिटिव से, एन वाला निगेटिव से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एन वाला है वो पॉजिटिव से और जो एन वाला है वो निगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें मैंने बताया कि आपको डायरेक्शन कैसे देने, देखो डायरेक्शन इस हिसाब से देने। तो यहाँ पे इनपुट करंट क्या हो जाएगा, आईबी, और आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, आईसी। इनपुट करंट आईबी और आउटपुट करंट आईसी। देखो नेक्स्ट पैरामीटर हम देखेंगे, तो इनपुट करंट आईबी, आउटपुट करंट आईसी, तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट यहाँ पे हो गया। तो यानी कि यहाँ पे हमें बताए कि जो कलेक्टर है और बेस है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, एरिया में भी डिफरेंस है बहुत बड़ा, और डोपिंग में भी डिफरेंस है बहुत बड़ा। इसीलिए जो कलेक्टर में करंट फ्लो हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, किससे, बेस करंट से। तो यानी कि यहाँ पे जो गेन है वो ज्यादा आएगा। सो ड्यू टू दैट करंट गेन यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज गेन कर रहे तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो ये होगा करंट गेन फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हमें देखना है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, अब हमने बेस कॉमन कर दिया, एमिटर कॉमन कर दिया, अब हमें कॉमन करना है कलेक्टर। अगर हमने कलेक्टर कॉमन कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखो ये होगा एमिटर बेस कलेक्टर, यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो अगेन ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, एन पी एन। यहाँ पे करंट देखो, डायरेक्शन करंट की एमिटर टर्मिनल पे दिखाई गई है, और करंट की डायरेक्शन पी से एन में फ्लो हो रही है, यानी कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। उसके बाद में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ए पी है तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ए एन है तो ये निगेटिव से कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे हमें उल्टा देना है। देखो तो करंट की डायरेक्शन कैसे देने मैंने बताया, यहाँ पे आई बी ऐसा फ्लो होगा, आई सी ऐसा फ्लो होगा, यहाँ पे क्या होगा, आई ऐसा फ्लो होगा। तो इनपुट करंट क्या होगा, यहाँ पे आई बी इनपुट करंट हो गया, और आई मतलब आई हो गया हमारा आउटपुट करंट। तो हमारा जो करंट गेन आने वाला है कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में वो आएगा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, यानी कि आई ई अपॉन आई बी। तो आई ई अपॉन आई बी में देखो आई ई करंट है वो बहुत ज्यादा है आई बी से, बराबर है। अगर आई ई बहुत ज्यादा है आई बी से, यानी कि यहाँ पे करंट गेन पॉसिबल है, बट वोल्टेज गेन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारा गैमा है वो बहुत बड़ा है। हम अल्फा बीटा और गैमा में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके करंट गेन को हम बोलेंगे अल्फा, अगर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके करंट गेन को हम बोलेंगे बीटा, और नेक्स्ट है कॉमन कलेक्टर तो उसे हम बोलेंगे गैमा। तो देखो अब हम देखेंगे अल्फा और बीटा का जो क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमें रिलेशन निकालना है अल्फा और बीटा का। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन देखा जो कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। देखो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, हमें क्या कर रहा है, दोनों को भी डिवाइड करना है, डिवाइड ऑन बोथ साइड, डिवाइड्स ऑन बोथ साइड्स बाय, किससे डिवाइड करना है, हमें यहाँ पे आईसी से डिवाइड करना है। देखो आईसी से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे हो जाएगा आई ई अपॉन आई सी इज इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस आई सी अपॉन आई सी। एकदम सिंपल है। आई ई अपॉन आई सी क्या होता है, हमने देखा कि आई सी अपॉन आई ई जो होता है वो अल्फा होता है, तो आई अपॉन आई सी मतलब अल्फा का उल्टा, वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी बीटा होता है, तो आई बी अपॉन आई सी क्या होगा, वन अपॉन बीटा, प्लस यहाँ पे होगा वन। देखो वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, तो वन प्लस बीटा डिवाइड बाय बीटा। अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे सिर्फ उल्टा कर दीजिए, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन वन प्लस बीटा।
एकदम सिंपल है। ये हो गया अल्फा का रिलेशन विद बीटा। अब हमें यहाँ पे उल्टा करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसे यहाँ पे ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसा होगा, देखो अल्फा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा रह गया, बराबर है। अल्फा से अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है इसे और इसे, अल्फा से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया अल्फा, बराबर है। अल्फा प्लस अल्फा से बीटा को मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बीटा। अल्फा इंटू बीटा को राइट साइड में लेके जाइए तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से हम बीटा कॉमन निकालेंगे, तो बीटा अगर कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस अल्फा हो गया और यहाँ पे रह गया अल्फा। देखो मतलब अल्फा ये वहां पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आके होगा डिनोमिनेटर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पे अगेन बीटा के रिलेशनशिप क्या आ गया, देखो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। एकदम सिंपल रिलेशन, ये 2 या 3 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें पता होना चाहिए कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, बराबर है ना। इनपुट करंट क्या है, आउटपुट करंट क्या है, देखो एकदम सिंपल फंडा है। इनपुट एमिटर निकालना है, तो एमिटर में देखो क्या होगा, हम यहाँ पे देखेंगे इनपुट करंट क्या होगा। देखो ये हमारा एमिटर है, बेस है, कलेक्टर है। अगर हमने एमिटर कॉमन कर दिया तो इनपुट हमारा हो जाएगा बेस करंट, तो इनपुट करंट हो गया हमारा बेस करंट आईबी, बराबर है। आउटपुट करंट क्या हो गया हमारा आईसी, कॉमन एमिटर में आउटपुट करंट हमारा हो गया आईसी। इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज मतलब वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर, बराबर है ना। इनपुट वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर, एमिटर एंड बेस में का वोल्टेज हम बोलेंगे वीईबी, बराबर है। और आउटपुट वोल्टेज मतलब वोल्टेज बिटवीन वीसीबी, कलेक्टर एंड एमिटर के बीच में जो वोल्टेज है, तो यहाँ पे होगा वीसीबी। अगर इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज आपको पता है, तो ये जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिखना एकदम सिंपल है। यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है, एक हो जाता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक हो जाता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा हम देखेंगे। देखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हो क्या रहा है, अगर हम करंट इंप्रूव कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो आईबी करंट है, यानी कि जो हमारा आउटपुट करंट है वो भी बढ़ रहा है, बराबर है। मतलब हो क्या रहा है, देखो वीबीई, तो हमने अभी देखा कि वीबीई क्या होता है हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में जो हमारा वीबी है, हाँ जो हमारा वीबी होता है वो इनपुट वोल्टेज होता है और जो हमारा आईबी होता है वो इनपुट करंट होता है। तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया है उसे हम बोलेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखो ये होगा हमारा इनपुट वोल्टेज, ये हो जाएगा इनपुट करंट। इनपुट करंट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इनपुट करंट वैसे भी बढ़ जाएगा। ये सिंपल और ऐसा ही सेम ग्राफ हमने पीएन जंक्शन डायोड के में भी दिखा था। देखो यहाँ पे लेकिन हो क्या रहा है, अगर हमने वीसी 0 रखा तो आईबी जो इनपुट करंट है वो जरा ज्यादा है। अगर हमने आउटपुट मतलब वीसी अगर हमने बढ़ा दिया तो यहाँ पे जो करंट है आईबी देखो कम हो रहा है। पहले इतना आईबी था, अगेन कम हो गया, अगेन कम हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन एमिटर ना, तो कॉमन एमिटर में ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा एमिटर और ये हो गया हमारा कलेक्टर। देखो ये जो है वो इनपुट वोल्टेज है हमारा क्या है वीईबी, बराबर है। ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज, ये वोल्टेज क्या है वीसीबी, वीसीई सॉरी, वीसीई और वीईबी। तो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट बीच में क्या हो रहा है, देखो अगर हम वोल्टेज ए कांस्टेंट रखा है, बराबर है, ए वोल्टेज कांस्टेंट रखा है हमने, बराबर है। तो ए वोल्टेज अगर कांस्टेंट बढ़ रहे तो वीसीई मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर भी कोई तो वोल्टेज है वीबीसी, तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वीबीसी प्लस वीईबी, वीईबी ये दोनों वोल्टेज मिला के वीसीई होगा, वीसीई। देखो अगर ए कांस्टेंट रखा है और ए वेरी हो रहा है तो ए भी वेरी होना चालू हो जाएगा, बराबर है। अगर ए वेरी हो रहा है तो ए जो हमारा रिवर्स बायस में काम कर रहा है कौन, जो एन है, पी है और एन है, हमें पता है हमने जो कलेक्टर और बेस जंक्शन रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है, बराबर है। तो अगर हम ए वोल्टेज बढ़ा देंगे तो यहाँ पे वो वीबीसी भी क्या होगा बढ़ेगा। अगर वीबीसी बढ़ेगा तो यहाँ पे वो रीजन है वो हल्का हल्का कम होना जाने स्टार्ट करेगा। अगर हमारा बेस अगर डिप्लेशन रीजन बढ़ रहा है तो हमारा जो बेस का रीजन है वो कम हो रहा है, और अगर बेस का रीजन कम हो रहा है
यानी कि जो बेस में से करंट फ्लो हो जाएगा वो भी क्या होगा, कम होगा। इतना सिंपल फंडा है। देखो यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगेन हम देखेंगे कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने से आउटपुट करंट में क्या हो रहा है। देखो हमें पता है, मैं एक एग्जांपल, बाहरी एग्जांपल दूंगा। ऐसा आपको याद रखना है कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारा, जो हम गाड़ी चलाते हैं टू व्हीलर, तो उसमें हम जो पेट्रोल डालते हैं वो पेट्रोल होगा हमारा इनपुट वोल्टेज। और आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट कैसे वर्क करते हैं, देखो आउटपुट वोल्टेज मतलब अब हमारा होगा, आउटपुट वोल्टेज मतलब हमारा होगा रेस, और आउटपुट करंट मतलब हमारा होगा स्पीड ऑफ द कार, बराबर है, स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ग्राफ है वो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में, यानी कि हमें पता है कि अगर हम आउटपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो अगर हमारा आउटपुट करंट भी बढ़ेगा। यानी कि अगर ये देखो, यहाँ पे मैं लिख लूंगा आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। तो यहाँ पे अगर मैं आउटपुट वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे आउटपुट करंट भी बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक्सीलरेटर बढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे मेरी गाड़ी की स्पीड भी बढ़ रही है, बराबर है। लेकिन समझो तुम्हारे गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, देखो इनपुट वोल्टेज ही नहीं है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज कितना है, 0 है, तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। आप कितना भी रेस करो, अगर आपके गाड़ी में डीजल ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं है, तो आपकी गाड़ी चलेगी क्या, नहीं। सेम फंडा यहाँ पे भी, एक्सीलरेटर अगर नहीं, मतलब इनपुट वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ, लेकिन आपका जो स्पीड है मतलब आउटपुट करंट बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, पेट्रोल ही नहीं है। अगर समझो हमने 10 रुपए का पेट्रोल डाल दिया, कितने रुपए का, 10 रुपए का, ये इनपुट है ना हमारा, आईबी मतलब हमारा डीजल है। देखो इनपुट है हमारा आईबी, तो यहाँ पे 10, इतना गाड़ी ज्यादा नहीं चलेगी, इतनी ही चलेगी, बराबर है। अगर हमने 20 रुपए का डाल दिया तो गाड़ी थोड़ी ज्यादा चलेगी, बराबर, थोड़ी ज्यादा किलोमीटर दूर चलेगी, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा पार करेगी। सेम फंडा यहाँ पर भी, हम जितना डीजल डालेंगे उतना हमारी गाड़ी चलेगी। मतलब आउटपुट पे, आउटपुट वोल्टेज पे डिपेंड है कि आउटपुट करंट फ्लो होगा, लेकिन इनपुट वोल्टेज भी देना पड़ेगा, इनपुट करंट भी देना पड़ेगा ना। क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं अभी तक, जो हमने ट्रांजिस्टर देखा बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर हमारा करंट कंट्रोल है, मतलब करंट से कंट्रोल कर रहे हैं। हम यहाँ पे इनपुट क्या दे रहे हैं, करंट कर रहे हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट ट्रांजिस्टर है हमारा, वो वोल्टेज पे कंट्रोल हो रहा है, हमें इसको वोल्टेज देंगे और आउटपुट पे क्या दिखाएंगे, करंट दिखाएंगे, बराबर है। देखो तो एकदम सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चले जाएंगे, चलो। देखो एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम डिफिनेशन इज एन यूनिपोलर वोल्टेज कंट्रोल 3 टर्मिनल ड्रेन सेमीकंडक्टर डिवाइस। मतलब क्या, देखो यूनिपोलर मींस एक ही चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। मतलब एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट फ्लो होगा, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक टाइम पे होल्स की वजह से ही करंट फ्लो होगा। दोनों चार्ज की कैरियर्स की वजह से एक साथ करंट यहाँ पे नहीं फ्लो हो रहा है। पिछला वाला जो था बीजेटी, उसमें बाइपोलर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिपोलर है। वोल्टेज कंट्रोल है, मैंने अभी बताया आपको, बराबर है। इसको आपको वोल्टेज से कंट्रोल करना है। इनपुट क्या होगा, वोल्टेज। आउटपुट में हम वहां पर भी करंट देख रहे थे, यहाँ पर भी करंट देख रहे, लेकिन वहां पे इनपुट क्या था, करंट था, बराबर है। यहाँ पे इनपुट क्या होगा, वोल्टेज होगा, क्योंकि डिवाइस किससे कंट्रोल होता है, वोल्टेज से कंट्रोल होता है, बराबर है। तो ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर इज रिस्पॉन्सिबल करंट फ्लो, अभी मैंने आपको बता दिया। तो चलो, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बहुत सारे टाइप है, लेकिन उसमें से हम देखेंगे एनहांसमेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे हम ई मॉसफेट बोलते हैं। ई मॉसफेट के टोटल 2 टाइप है, एक है एन चैनल, दूसरा है पी चैनल। देखो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ए डायग्राम लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है। तो चलिए हम देखेंगे कि डायग्राम लिखने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है। पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो पूरा सबस्ट्रेट है वो पी टाइप सबस्ट्रेट है, बराबर है। तो हम बोलेंगे कि इसमें हमने कंस्ट्रक्शन में हम पहले बोलेंगे कि हमने पी टाइप सबस्ट्रेट यूज किया है। कौन सा, पी टाइप सबस्ट्रेट, बराबर है। दूसरा क्या बोलेंगे, देखो दूसरा बोलेंगे कि जो पी टाइप मटेरियल है और पी टाइप सबस्ट्रेट है, उस पर हमने 2 एन टाइप मटेरियल ऐड कर दिए, 2 एन टाइप मटेरियल ऐड कर दिए, वही भी हमें बताना पड़ेगा, 2 एन टाइप मटेरियल हमने ऐड कर दिए है। इसके बाद हमें बताना है कि टर्मिनल्स कितने, देखो यहाँ पे कितने टर्मिनल्स है, यहाँ पे टोटल 3 टर्मिनल्स है, एक है ड्रेन, दूसरा है गेट, तीसरा है सोर्स। तो यहाँ पे हम इसके भी बारे में बात करेंगे, जो 3 टर्मिनल्स है, यहाँ पे 3 टर्मिनल्स के बारे में बात करेंगे।
यहाँ पे हमें ये भी बताना है कि कौन सा टर्मिनल हमारा एन टाइप से डायरेक्ट कनेक्ट है। तो यहाँ पे ड्रेन टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल हमारा एन मटेरियल से डायरेक्ट कनेक्ट है। कौन सा ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल कनेक्ट टू एन मटेरियल, बराबर है। ये सब हमने प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे जो गेट टर्मिनल है वो डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है क्या, ये एन टाइप मटेरियल से भी ना कनेक्ट हुआ है, और एक गेट टर्मिनल पी टाइप मटेरियल से भी कनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिलिकॉन लेयर है। सिलिकॉन लेयर क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं किसको, गेट टर्मिनल को, और पी टाइप मटेरियल को आइसोलेट करने का काम कौन कर रहे हैं, एक गेट टर्मिनल के। इतना सब और 4 से 5 पॉइंट अगर आपने कंस्ट्रक्शन में लिख लिए, और मैं जो वर्किंग बता रहा हूँ वो वर्किंग अगर आपने लिख लिया, तो आपको 100% आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे इसका वर्किंग देखना है हमें, तो यहाँ पे वर्किंग क्या देखना है, उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एन चैनल क्यों बना, बराबर है ना। एन चैनल मतलब एन रीजन के बीच में हमें चैनल बनाना है। अगर एन रीजन के बीच में हमने चैनल क्रिएट कर दिया, मतलब करंट फ्लो होना स्टार्ट कर दिया। एन मतलब ए एन रीजन, और इस एन रीजन के बीच में हमें क्या करना है, चैनल क्रिएट करना है। तो देखो यहाँ पे इनिशियल लेवल पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, बराबर है। इनपुट वोल्टेज यहाँ पे हमारा वीजीएस होने वाला है, मतलब गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज है उसे हम बोलेंगे इनपुट वोल्टेज वीजीएस। तो यहाँ पे अगर हमने वोल्टेज कुछ नहीं दिया, यानी कि यहाँ से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, मतलब आउटपुट करंट हमारा जो आईडी है, आउटपुट करंट होगा हमारा आईडी, तो आउटपुट करंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। अगर समझो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वोल्टेज देना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इससे क्या हो रहा है, ये पी टाइप मटेरियल में ज्यादा क्या है, होल से, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आना चालू हो जाएगा, तो अगर हम जैसे जैसे वीजीएस बढ़ा रहे, वैसे वैसे यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो SiO2 लेयर है हमारी, वो SiO2 लेयर के आसपास वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम जैसे भी वोल्टेज बढ़ा रहे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ रहे, अट्रैक्ट हो रहे, और जो होल्स है वो रिपल हो रहे, और होल्स वहां पे जाके रुक रहे। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन की वजह से यहाँ पे एक इन्वर्जन लेयर क्रिएट हो जाएगी, और ए इन्वर्जन लेयर एज ए चैनल हो जाएगी। और इस चैनल को हम वैसे बोलेंगे कि अगर इस चैनल क्रिएट हो जाएगा, तो ये चैनल क्रिएट होने के बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना ही सिंपल वर्किंग है। देखो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट, स्टार्ट एक्यूमुलेट, दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड ड्यू टू SiO2 लेयर। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक्यूमुलेशन करेंगे, इन्वर्जन लेयर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे एक चैनल बन जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस वोल्टेज पे हमने वोल्टेज बढ़ा रहे थे ना, लेकिन एक वोल्टेज ऐसा आएगा जिस वोल्टेज पे सडनली ये चैनल क्रिएट हो जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस वोल्टेज को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसका एकदम सिंपल वर्किंग में मैंने बता दिया। इनपुट वोल्टेज क्या है आपको याद में रखना है, इनपुट वोल्टेज है वीजीएस, आउटपुट करंट फ्लो हो रहा है आईडी, एकदम सिंपल है। देखो नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर दिया। कंस्ट्रक्शन में पी टाइप है, दोनों हेवीली डोप पी टाइप सबस्ट्रेट हमने ऐड कर दिए, 3 टर्मिनल से, सोर्स गेट ड्रेन, सोर्स और ड्रेन से कौन कौन कनेक्ट है, गेट डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, वो सब हमने डिस्कस कर दिया है। उसका वर्किंग में हमने डिस्कस कर दिया है। स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा है, तो ये सिर्फ आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए एकदम मजेदार और एकदम सिंपल हो जाने वाला है, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वही मैंने नोट्स में मेंशन किया है, और उसी लैंग्वेज में मैंने नोट्स में मेंशन किया है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो आपको नोट्स रीड करने में और याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी 100% गारंटी। देखो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखना है हमें, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें देखना है कि वीजीएस, अगर हम वीडीएस देखो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स के पहले हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो रहा है, वीजीएस मीन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। मतलब क्या, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में जो ग्राफ प्रिंट हुआ है, देखो ये होगा हमारा इनपुट वोल्टेज, अभी हमने देखा इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। देखो स्टूडेंट्स अभी हमने किया क्या, हमने वोल्टेज पहले 0 वोल्ट दिया, करंट नहीं फ्लो हुआ, हमने 1 वोल्ट दिया, करंट नहीं फ्लो हुआ। जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ा रहे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स आते रहे, एक्यूमुलेट होते रहे, इन्वर्जन लेयर क्रिएट होती रही, और चैनल सडनली क्रिएट होके करंट स्लोली स्टार्ट हो रहा है। इधर एकदम सिंपल है, एकदम इनपुट वोल्टेज दिया तो आउटपुट करंट हमें मिलेगा, हमने अभी देखा, बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे
आउटपुट वोल्टेज चेंज होने से आउटपुट करंट चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आउटपुट वोल्टेज चेंज होने से आउटपुट करंट चेंज होना चाहिए। मतलब हमें यहाँ पे एक्सेलरेटर देने के बाद, एक्सेलरेटर देने से यहाँ पे गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। हमें अब ये भी पता है कि एक्सेलरेटर देने की वजह से स्पीड चेंज होगी, लेकिन हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो व्हीकल है, उसमें क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए ना, डीजल चाहिए। मतलब इनपुट कुछ तो चाहिए। वहां पे हमारा इनपुट क्या था? आईबी था। यहाँ पे वो करंट कंट्रोल डिवाइस है, ये वोल्टेज कंट्रोल है। मतलब यहाँ पे इनपुट क्या होगा? वीजीएस। तो जितना यहाँ पे आप डीजल डालेंगे उतनी ही गाड़ी दूर चलेगी। देखो आउटपुट रेस कितना भी दो, लेकिन गड्ढे में पेट्रोल होना चाहिए ना। वैसे ही यहाँ पे अगर इनपुट वोल्टेज ही नहीं दिया तो क्या होगा? ये कट ऑफ रीजन में काम करेगा। अगर आपने 4 वोल्ट दिया इनपुट वोल्टेज तो हमारी गड्डी थोड़ी देर चलेगी, बराबर। अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, इनपुट वोल्टेज मतलब आपने डीजल ज्यादा डाला तो गड्डी थोड़ी ज्यादा दूर चलेगी। अगेन इनपुट वोल्टेज बढ़ाया, इनपुट फ्यूल बढ़ाया, तो अगर हमारी गड्डी, तो इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है किसका ग्राफ? आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का ग्राफ इस पे डिपेंड कर रहा है। तो एकदम सिंपल है और एक ग्राफ याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मुझे पता है। चलो नेक्स्ट, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देख लिया। अब है यहाँ पे पी टाइप। तो पी चैनल में एकदम सिंपल में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में देखो, पी चैनल मतलब नेम ही है कि पी टाइप मटेरियल के बीच में चैनल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमें सबस्ट्रेट क्या लिखना है? ये पी टाइप सबस्ट्रेट, एन टाइप सबस्ट्रेट लिखना है। देखो कंस्ट्रक्शन में एकदम इजीली डिस्कस करूंगा। हमें यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट याद में रखने हैं। पहले हमें रखने हैं कि यहाँ पे हमने कौन सा सबस्ट्रेट यूज किया है। तो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट है कि एन टाइप सबस्ट्रेट यूज किया है। उसके बाद हम याद रखेंगे यहाँ पे 2 पी टाइप मटेरियल हमने यहाँ पे मेड कर दिए। उसके बाद हमें याद होना चाहिए कि यहाँ पे 3 टर्मिनल्स यूज किए। वन है ड्रेन, अगेन गेट और सोर्स। यहाँ पे देखो ड्रेन, गेट और सोर्स टर्मिनल में से ड्रेन और सोर्स टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड है पी टाइप मटेरियल से, और गेट टर्मिनल किससे भी कनेक्ट नहीं है, वो पी टाइप मटेरियल से भी कनेक्ट नहीं है और एन टाइप मटेरियल से भी कनेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके बीच में एक लेयर आ गई है, उसे हम बोलते हैं SiO2 लेयर। तो SiO2 लेयर की भी ये जो आइसोलेट कर रही है गेट टर्मिनल और एन टाइप सब्सट्रेट को। देखो एकदम सिंपल कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद हम देखेंगे वर्किंग। ये जो मैं अभी बात किया वही सिंपल लैंग्वेज में हमने कंस्ट्रक्शन और नोट्स में प्रोवाइड किया है। अब हम देखेंगे वर्किंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है हमें? यहाँ पे VGS जो है वो अगर 0 है, तो VGS 0 होगा तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगा। हमें यहाँ पे VGS निगेटिव में बढ़ाना है। किसमें बढ़ाना है? निगेटिव में। क्यों? क्योंकि पिछले जो ट्रांजिस्टर हमने एन चैनल देखा तो उसमें हमने पॉजिटिव में बढ़ाया। यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज करना है हमें, यहाँ पे हमें निगेटिव में बढ़ाना है। देखो ये हमने निगेटिव में बढ़ा दिया। अगर मैं यहाँ पे निगेटिव में बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिपल होना चालू हो जाएंगे, और जो निगेटिव की वजह से जो होल्स है वो होल्स यहाँ पे अट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे। तो अगर जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे होल्स आते रहेंगे, अट्रैक्ट होते रहेंगे, लेकिन वो SiO2 लेयर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेंगे। एक्यूमुलेट होने की वजह से यहाँ पे इन्वर्जन लेयर क्रिएट हो जाएंगी और यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हो जाएगा। जिस वोल्टेज पे वो चैनल क्रिएट हो जाएगा उस वोल्टेज पे हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलेंगे। एकदम सिंपल वर्किंग, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये हो गया हमारा पी चैनल। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा लिखना है मैंने डिस्कस किया, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसा लिखना है हमने डिस्कस कर दिया है। देखो एकदम बकवास कॉन्सेप्ट है। अगेन उसके हम देखेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले हम देखेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद में हम देखेंगे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इनपुट वोल्टेज बढ़ने से आउटपुट करंट कैसे बढ़ रहा है, बराबर है। पिछले बार में भी जो वही था, इनपुट वोल्टेज बढ़ाने से, इनपुट वोल्टेज बढ़ाने से आउट, इनपुट वोल्टेज बढ़ाने से जो हमारा आउटपुट करंट है वो कैसे बढ़ रहा है। तो देखो पिछले वीडियो में मतलब पिछले कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे थे? वोल्टेज बढ़ा रहे थे, तो अगेन सडनली थ्रेशोल्ड वोल्टेज पार करने के बाद में करंट सडनली फ्लो हो रहा था, बराबर है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वोल्टेज कम करने से हो रहा है। मतलब पहले वोल्टेज 10 था, 9, 8, 7, बट जब भी वोल्टेज 6 आ गया तो जितना सुटेबल वोल्टेज उसको चाहिए चैनल क्रिएट करने के लिए उतना वोल्टेज उसे मिल गया, तो करंट सडनली फ्लो करेगा निगेटिव में। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज कम करने से क्या हो रहा है? आउटपुट करंट बढ़ रहा है। ये हमने पहले देखा, बराबर है। उसके बाद में ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में हमें यहाँ पे देखना है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स में भी सेम फंडा है। अगर हम आउटपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आउटपुट करंट बढ़ना चाहिए। देखो आउटपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे, आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट करंट बढ़ना चाहिए, बराबर है।
आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने से आउटपुट करंट बढ़ना चाहिए, मतलब एक्सेलरेटर देने से, फिर से वही कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेटर देने से क्या होना चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ेगी ना, पानी डालने से नहीं होगा ना कुछ, हमें क्या करना है, उसमें फ्यूल डालना है, तो फ्यूल कितना डालना है उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि हमारी गड्डी कितनी दूर जाएगी। देखो अगर हमने इतना ही वोल्टेज दिया 5 वोल्ट, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, देखो निगेटिव में जैसे जैसे चल रहा है वहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज निगेटिव में बढ़ रहा है, निगेटिव में बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी गड्डी ज्यादा दूर चल रही है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज निगेटिव में कनेक्ट कर दिया था। तो जितना हम वोल्टेज देंगे उतना हमारी गाड़ी दूर चलेंगी, बट यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है हमारा जो कि वीजीएस है, वीजीएस हमारा इनपुट वोल्टेज निगेटिव में बढ़ रहा है, जितना इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा उतनी गड्डी हमारी दूर चलेगी। अगर आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की करने से कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक्सेलेटर आप देते रहोगे वो होता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनपुट वोल्टेज कितना है उस पर डिपेंड है कि हमारा ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है। एकदम सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी चैनल मॉसफेट, एकदम सिंपल फंडा है। उसके नोट्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। उसके बाद एकदम सिंपल फंडा है, एक क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है आपके एंड सेम और मिड सेम एग्जामिनेशन के लिए, तो ये होता है 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये 4 पॉइंट्स मेंशन करना जरूरी है, जिससे आपको आउट ऑफ 4 मार्क्स आप ला सकते हैं। तो वीएलएसआई स्टैंड फॉर, देखो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। वीएलएसआई स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब क्या, तो देखो वीएलएसआई इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इनटू वन चिप। हमने एक चिप देखी कहाँ पर भी, देखो कहाँ पर भी अगर हमने माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर की चिप देखी होंगी, तो उस चिप को डिजाइन करने का और उस चिप को मैन्युफैक्चर करने के काम इस टेक्नोलॉजी से किया जाता है, और इस चिप को मैन्युफैक्चर करते हैं बाय यूजिंग वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पर भी हम बेसिक बेसिक कंपोनेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर होगा और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होंगे, तो वो कंपोनेंट्स हमें इंटीग्रेट करके एक चिप बनानी पड़ती है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। देखो इवोल्यूशन कैसा होगा, पहले एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन था, मतलब हम जो चिप बना रहे थे उसमें फ्यू ट्रांजिस्टर थे, अब ईएमएसआई आ गया, मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर आ गए। उसके बाद लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अब हम थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर यूज करने लगे, और उसके बाद में आ गया वीएलएसआई, क्योंकि इन सब का बाप है कौन है, वीएलएसआई, वीएलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं इतने से सिंगल चिप में, तो ये चिप बहुत स्मॉल होती है। देखो वर्किंग प्रिंसिपल, VLSI technology is based on semiconductor fabrication where transistor and other circuit elements are formed on silicon wafer। यहाँ पे हम सिलिकॉन वेफर पे जो भी प्रोसेस करते हैं, लाइक ऑक्सीडेशन होगा, फोटोलिथोग्राफी होगा, इचिंग एंड डोपिंग, such type of processes we will done and on the सिलिकॉन वेफर। एंड इस प्रोसेस सब प्रोसेस होने के बारे में बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये सब होल प्रोसेस को हम VLSI टेक्नोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है, देखो यहाँ पे हमें बताना है क्या है, हमें यहाँ पे VLSI टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, और यहाँ पे हमें VLSI टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन बताना है। तो क्या होगा, चिप्स हो गए, चिप्स कौन से माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की चिप होगी, आपने मेमोरी की चिप देखी होगी, बराबर है, रैम रोम मेमोरी वाली चिप, और स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर्स आर आल्सो एप्लीकेशंस ऑफ द VLSI टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने ट्राई किया है कि ये जो पूरा हमारा यूनिट नंबर 2 है, वो यूनिट नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया है, एकदम इजी और इजीएस्ट और एकदम सिंपल वे से हमने एक कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको हमारे नोट्स में या हमारे पढ़ने में और पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसकी वजह से हम हमारा जो लेक्चर है उसमें एनी भी इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट हम यहाँ पे ला सकते हैं। अगेन इस सब्जेक्ट में और इस यूनिट में अगेन आपको कोई भी एनी कॉन्सेप्ट rather than this unit or rather than this subject, if you want any concept rather than this, so you can ask in the comment section, we will also provide you that। Students, thank you for watching this video, thank you students।